राजधानी दिल्ली की सियासत में रोज एक के बाद एक नई चीजें हो रही हैं। ओखला विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण इस मामले में है क्योंकि अमानतुल्लाह खान लगातार 2 बार से विधायक रहे। उनका या उनसे सीधा सामना करेंगी कांग्रेस की वार्ड पार्षदा अरीबा खान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया राम। ऐसा लगता है कि पिता की हार का बदला आप ही लेंगी इस बार। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने कांग्रेस पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडरशिप है उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने मुझ पे वो भरोसा जताया, मुझ पे वो यकीन जताया जो 2 साल पहले उन्होंने काउंसलर के इलेक्शन पे मुझे टिकट दिया था और हमने उनको मायूस नहीं किया था। हमने वो सीट निकाली थी और कांग्रेस की झोली में डाली थी और इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम ओखला की जो सीट है वो कांग्रेस की झोली में दोबारा ला के। आपकी उम्मीद पर तो सीधा सीधा पानी फेर दिया एआईएमआईएम ने। दंगों के आरोपी शफीकुर रहमान को उतार दिया, तो आपको नहीं लगता कि वोट बढ़ जाएगा? नहीं, देखिए, असल पहले मैं अगर शिफाउर रहमान साहब की बात करूं तो देखिए वो मेरे बड़े भाई हैं और उनकी जो वाइफ हैं वो मैं भाभी कहती हूं लेकिन मेरी बहन समान है। वो निहायत ही शरीफ फैमिली है, शरीफ लोग हैं और उनके साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हुई है पिछले 4 साढ़े 4 सालों में। जो उन पे केसेस लगाए गए हैं फर्जी, जिस तरीके से उनको ऑप्रेस किया गया है सिस्टम ने, तो वो सब बहुत तकलीफ दे है और मेरी पूरी सिंपैथी और हमदर्दी उनके साथ है। लेकिन जहाँ बात आती है एमआईएम की और असदुद्दीन ओवैसी साहब की, तो देखिए मैं आपके चैनल पे एक बात उनसे सीधा सवाल करती हूँ ओवैसी साहब से कि जिस टाइम पे सीएनआरसी के दंगे हुए थे ओखला में, शाहीन बाग में, सीएनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था जिस टाइम पर, तब ओवैसी साहब कहाँ थे? जिस टाइम पे जामिया यूनिवर्सिटी, जहां शिफाउर रहमान साहब खुद प्रोटेस्ट में शामिल रहते थे, उस टाइम पर जब बच्चों पे लाठी चार्ज किया गया जामिया यूनिवर्सिटी पे, तब असदुद्दीन ओवैसी साहब कहाँ थे? जब दिल्ली में दंगे हुए 2020 में, जमुना पार में कत्लेआम किया गया, जो अपने आप को मसीहा बताते हैं ओवैसी साहब, वो कहाँ थे? क्यों नहीं आए लोगों से मिलने के लिए? जिस टाइम पे शिफाउर रहमान साहब को अरेस्ट किया गया, उनकी अरेस्टिंग हुई, तब ओवैसी साहब की हमदर्दी क्यों नहीं आई उनके लिए? जिस 4.5 साल हो गए शिफा भाई को जेल में और उनकी फैमिली सफर कर रही है, उनके बीवी बच्चे, 4.5 साल में कभी हमदर्दी नहीं आई शिफा भाई के लिए। लेकिन हमदर्दी आज फूटी है ताहिर हुसैन साहब के लिए भी और शिफा भाई के लिए भी, क्योंकि अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करना है ओवैसी साहब को। अगर आप हकीकत कौन सा पॉलिटिकल एजेंडा? जो वो बी टीम की तरह काम करते हैं बीजेपी के लिए, उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको पूरा करना है। देखिए, मैं 2 बातें कहूंगी। कई हजार पॉलिटिकल प्रिजनर्स आज भी हैं जेलों की सलाखों के पीछे, मुसलमान, जिनसे हमदर्दी होनी चाहिए। और हमदर्दी सिर्फ ये नहीं होती कि आप जुबानी हमदर्दी करें, आप रिसोर्सफुल हैं, आप बैरिस्टर हैं, आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड प्रोवाइड करिए। जब सीएनआरसी का प्रोटेस्ट था या जामिया यूनिवर्सिटी पे जब स्टूडेंट्स में लाठी चार्ज हुआ, उस टाइम पे एक वाहिद कांग्रेस पार्टी थी जो उन मजलूमों के साथ खड़ी दिखी थी, ओपनली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी, उनकी आवाज बन के खड़ी थी, उनके हुकूकों की, राइट्स की लड़ाई लड़ रही थी। और आज भी जो कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप है, सलमान खुर्शीद साहब फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को। क्या बैरिस्टर साहब ने कभी उनको किसी तरीके के अपने रिसोर्सेज से हेल्प करने की कोशिश करी, या सिर्फ जुमलेबाजी, मोदी की तरह जुमलेबाजी करनी आती है ओवैसी साहब को? आप ये देखिए कि अभी उनका जो एमएलए हैं, क्या नाम है उनका, कहाँ के एमएलए? हैदराबाद से जो अभी एमएलए आए थे ओखला, इम्तियाज जलील साहब अभी ओखला आके सभा करते हैं शिफाउर रहमान साहब के हक में। क्या ओखला में एक वाहिद शिफाउर रहमान साहब ही सीएनआरसी के मूवमेंट में पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पर हैं? उमर खालिद भी हैं, शर्जील इमाम भी हैं और दसियों 85 ऐसे लड़के हैं और लोग हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स ओखला के ही बाशिंदे हैं, रेजिडेंट्स हैं। आप उनके घर तो नहीं गए हमदर्दी में, आप उसी के घर गए जिसको आपको इस्तेमाल करना है अपने पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल फायदे के लिए। आपको उनको इस्तेमाल करना है, इसलिए आप उन लोगों के घर जा रहे हैं। आप ओखला तक आए थे हैदराबाद से, आप क्यों नहीं गए उमर खालिद के घर, क्यों नहीं गए और लोगों के घर? अगर आपको इतनी सिंपैथी है, साफ जाहिर है कि आप उन्हीं के घर गए जिनसे आपको इस्तेमाल करके उनका गलत फायदा उठा रहे हैं आप और अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर रहे हैं। तो जो एजेंडा ये जैसे आपके मुताबिक चल रहा है, तो अमूमन इसका नुकसान तो आपको उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में आपने अभी कहा, तो जीत के लिए आप आश्वस्त क्यों हैं भाई? अमानतुल्लाह खान सीधे हैं आपके सामने और मनीष चौधरी भी हैं।
देखिए देखिए जो हमारा हल्का है ओखला विधानसभा, ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। बीजेपी का तो वैसे भी कोई वजूद ही नहीं है। और दूसरी बात जो आपने कही कि एमआईएम किस दौड़ में है या किस कहाँ स्टैंड पे, देखिए मुसलमान वहाँ का जो ओखला जामिया नगर का जो एक एरिया है और वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो सब पढ़े लिखे लोग हैं। 90% वहाँ एजुकेटेड पॉपुलेशन है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो। और वहाँ पर जितना भी हमारा वोटर है, उनका इस इलेक्शन में प्लेन एंड सिंपल एजेंडा है वोटिंग का कि हमें डेवलपमेंट पे वोट देना है। ना हमें किसी कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट को वोट देना है, ना हमें कोई सिंपथी की बुनियाद पे वोट देना है। ये क्लियर एजेंडा है वहाँ के लोगों का, आवाम का, कि हमारा एजेंडा वोटिंग का जो हमारा एक मुद्दा रहेगा वो रहेगा कि कौन मजबूती से हमारे इलाके में डेवलपमेंट कराएगा। क्योंकि पिछले 10 साल में केजरीवाल ने कोई काम नहीं कराया ओखला में। और आप जो बात कह रहे हैं कि सिटिंग विधायक हैं 2 बार के, उनसे खतरा है, यही सिटिंग विधायक आम आदमी पार्टी की हवा में जीते हुए हैं, जब हवा में सब जीत रहे थे। इनका अपना पर्सनल वोट मैं आपको बता दूं 280 वोट लेकर आए थे जब ये बिना आम आदमी पार्टी के लड़े थे। 2020 में 1 लाख कुछ हजार वोट से मैं जीते आपको थे। वही बता रही हूँ, अंतर काफी बड़ा मैं था। आपको बता रही बीजेपी हूँ। के कैंडिडेट ब्रह्म सिंह को सिर्फ 58,000 या कुछ वोट मिले थे। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे वालिद साहब, मेरे फादर आसिफ मोहम्मद खान साहब 2 बार काउंसलर रहे इंडिपेंडेंट। और उसमें भी जो दूसरी बार जीते थे वो मार्जिन इतना था कि दूसरे जो सेकंड नंबर पे आया था उनकी जमानत जब्त हुई थी। एक बार एमएलए रहे आरजेडी से और कांग्रेस से भी एमएलए रहे। उन्होंने अपने फेस पर वोट लिया है हमेशा कैंडिडेट के तौर पे। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत सिपाही बन के इलेक्शन लड़ा। लेकिन आपको मैं सिटिंग विधायक की बात करूं तो सिटिंग विधायक अपना वोट 280 से पार ऊपर नहीं ले जा पाए। दूसरे इलेक्शन में वो शायद 1-1.5 हजार वोट ला पाए थे। ये सब हवा में जीते हुए लोग हैं। और देखिए जो केजरीवाल की हवा थी, मैं उस हवा को बहुत अच्छा मानती हूँ। क्योंकि देखिए एक बात होती है कि जब तक आप किसी को मौका नहीं देते तब तक आप उसको परख नहीं सकते कि वो कितने पानी में है। लोगों ने इन्हें मौका दिया, लोगों ने परखा, और परख के लोगों की आंखें खुली कि जिस तरीके से उन्हें धोखा और उनकी आंखों में धूल झोंकी गई थी वो आज सबके सामने क्लियर है कि केजरीवाल के जो झूठे वादे थे। देखिए मैं अगर ओखला की बात करूं, वहां मुद्दों की भरमार है, एक के बाद एक। जैसे ऐसे कौन से मैं मुद्दे बता रही होंगे? हूँ आपको, एक के बाद एक, मैं अनगिनत मुद्दे हैं। मेरे हिसाब से 70 विधानसभाओं में सबसे बदतर हालात आज की तारीख में ओखला के हैं। जिसमें आप अगर मुद्दों की लिस्ट उठाएं तो मैं कुछ मुद्दे आपको गिनाऊंगी। आप सड़कों पे अगर बात करें, कोई सड़क चलने काबिल नहीं है, गाड़ियों के चलने बुरा हाल है। सड़कों की मेंटेनेंस नहीं करी गई है, उन्हें बनाया नहीं गया पिछले 10 सालों में। सीवेज सिस्टम है वो पूरा तरम भरम है इलाके का। कोई गली मोहल्ला नुक्कड़ ऐसा नहीं है जहाँ पे पानी ना गंदा सीवेज का निकल रहा हो। और क्योंकि एक बड़ा तबका मुसलमानों का भी है तो ज़रा नमाज और उस सब का बड़ा मसला रहता है। हमारे यहाँ एक भी एसपीएस, इधर जो मुस्लिम एरियाज़ हैं वहाँ एक भी एसपीएस नहीं बना हुआ, जो सीवेज पंपिंग स्टेशन कहलाए जाते हैं। आपने ये कहा कि पानी हम दिल्ली में प्रोवाइड कराएंगे। आपने कहा, केजरीवाल ने कहा 99% दिल्ली में पानी पहुंच गया है। तो आपने ओखला को उस 1% में क्यों रखा है जहाँ 10 साल में एक बूंद पानी की नहीं आई है? क्यों? क्या वहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है? आप एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी रखते हैं, आप आरएसएस की टीम की तरह काम मैंने करते हैं। मैंने ये ओखला में तो चलिए मान लेते हैं आपकी बात की कोई टक्कर नहीं है। मुस्तफाबाद और ऐसे तमाम इलाकों में जहां पर आपको नहीं लगता कि ध्रुवीकरण होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा, तो एक तरह से बीजेपी को एज या फायदा मिल सकता है जब वोट बटेंगे, खासकर मुस्लिम वोट? देखिए मैं तो ये बात कहती हूँ, मेरे लिए तो ये बहुत तौहीन की बात है। तौहीन हम कहते हैं कि बहुत ही शर्म की बात है कि अगर हमें अपने भाई बहनों से डरा के वोट मांगना पड़े। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, जो सिटिंग एमएलएज हैं आम आदमी पार्टी के, वो मुसलमानों के इलाकों में जाके उन्हें डरा रहे हैं कि देखो देखो हमें वोट देना वरना बीजेपी जीत जाएगी। मैं नहीं मानती ये बात कि मैं अपनी कम्युनिटी को डराऊं और धमकाऊं कि अगर मुझे वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीत जाएगी। मैं वोट मांगूंगी, मैं अपने डेवलपमेंट की बुनियाद पे वोट मांगूंगी, क्योंकि मैं काउंसलर भी रही हूँ, सिटिंग काउंसलर 2 साल से। मैं अपनी काबिलियत के बुनियाद पे लोगों से वोट मांगूंगी कि आप मुझे एज अ सूटेबल कैंडिडेट अगर समझते हैं, आप कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल चाहते हैं, आप शीला जी की दिल्ली चाहते हैं वापस, तो आप मुझे वोट करिए। लेकिन मैं इसमें बिलीव नहीं करती कि आप किसी को डरा के या धमका के वोट लें कि हमें वोट दो वरना बीजेपी निकल जाएगी। बीजेपी तो देखिए एग्जिस्टेंस में ही नहीं है दिल्ली में, इसलिए हम बीजेपी को अटैक करके उनको हम ज़्यादा वो नहीं देना चाहते। उनको हम कि तरजीह दी जाए बिना वजह की, वो हमारे लिए किसी गिनती में ही नहीं आते हैं। हमारी जो टक्कर है वो हमारी खुद से है। जो शीला जी की सरकार थी, हमें उससे बेहतर काम करना है दिल्ली में। और लोगों का कहीं ना कहीं देखिए वापस एक झुकाव जो है वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। उसका रिजल्ट मैं आपको बता दूं कि 2 साल पहले ओखला विधानसभा से 5 वार्डों में से 2 वार्ड कांग्रेस पार्टी ने निकाले थे काउंसिल के इलेक्शन में, और सिर्फ एक वार्ड आम आदमी पार्टी जीता था, जबकि सिटिंग एमएलए आम आदमी पार्टी का था। तो देखिए हवा का रुख बदल रहा है एक क्लीन इमेज के साथ
क्लीन ओखला, क्लीन दिल्ली के लिए हम काम करने की ख्वाहिश रखते हैं और हमें पूरी उम्मीद है, लोगों का भरपूर सपोर्ट हमें मिल रहा है। इन लोगों की एंटी इनकम्बेंसी का ये हाल है कि केजरीवाल जी अपने 70 में से 30 सिटिंग एमएलएस के टिकट काट देते हैं। आप खुद ये बात जाहिर कर रहे हैं कि आपके एमएलएस ने काम नहीं करा, इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि ये तो देखिए, ये तो बातें क्लीशे हो गई। एक और बात है, देखिए केजरीवाल जी ये बहुत ओपनली कहते फिर रहे हैं अपनी हर सभा में कि 70 की 70 विधानसभाओं पे अरविंद केजरीवाल लड़ रहा है। तो आप खुद मान रहे हैं आपके 70 के 70 विधायक निकम्मे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं करा है कि उनको अभी भी आपके नाम पर वोट मांगना पड़ रहा है? अपनी उनकी कोई अरीबा, अभी अभी जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से अगर राजनीतिक सियासी तौर पर टटोला जाए तो ये पाया जा रहा है कि अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा होता है या दलित वोटों में बंटवारा होता है या कांग्रेस जितना मजबूती से लड़ती है उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। आप इसमें कितना इत्तेफाक रखते देखिए हैं? मेरा बहुत सिंपल इसमें एक ही पॉइंट है कि मुसलमान जो है, स्पेशली माइनॉरिटी जो है, वो एक तरफा कांग्रेस पार्टी को वोट देगी। मैंने आपको बता दिया, दिल्ली में सारी मुसलमान, एक आध छोड़ के सारी मुसलमान सीटों पे कांग्रेस ने जीत हासिल करी। 2 साल पुरानी बात बता रही हूँ, काउंसिलर के इलेक्शन में। उसका रीजन है जिस तरह लगातार केजरीवाल ने एंटी मुस्लिम अपने एक अप्रोच रखी है, चाहे इलेक्शन हो चाहे ना हो। आप देखिए सीएनआरसी का मामला हो, चाहे दिल्ली दंगों का मामला हो, कोविड के दौरान मरकज को किस तरह टारगेट किया गया, एफआईआर कराई गई मौलाना साद पे। सीएनआरसी में उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, मैं प्रोटेस्ट उखड़वा दूंगा। दिल्ली दंगों में एक स्टडी है, एक सर्वे है कि 24 घंटे से ज्यादा कोई राइट अगर सीएम इंटरफेयर कर जाए तो वो राइट नहीं चल सकता। 3 दिन दिल्ली जैसे शहर में कत्लेआम होता रहा, इनका इंटरफेरेंस नहीं रहा, आज तक उन लोगों को मुआवजे नहीं मिले तो हैं। आपको लगता है इन्हीं सब मुद्दों को जब और ओखला की देखिए, जनता के और बीच में आप अभी उठाएंगी तब कुछ फायदा आपको मिल देखिए सकता है? रीसेंट अभी का इशू है नरेश यादव का, आप देख लीजिए कि एक ऐसा आदमी जिसने किसी की होली बुक को की बेहरुमती करी, उसको उनके सेंटिमेंट्स को ऑफेंड किया, और ये सिर्फ चार्जेस नहीं, कोर्ट ने उनको गिल्टी प्रूफ किया, उनको कन्विक्ट किया गया। उसके बाद केजरीवाल जी उनको इनाम के नाम पर कि बहुत तुमने बहुत अच्छा काम किया, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, ये लीजिए आपका इनाम टिकट। 3 दिन बाद उनको टिकट से नवाजा जाता है। तो इससे बहुत ओपन है कि वो भी उसी, जिस तरह मोदी जी काम करते हैं, जिस तरह आरएसएस काम करती है, उसी का हिस्सा अरविंद केजरीवाल भी हैं। और इसका जवाब 2 साल पहले भी दिया गया इलेक्शन में, और इस बार और मजबूती से मुसलमान इसका जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ओखला की जनता 5 जो फरवरी है उस दिन क्या करेगी, 8 फरवरी को ओखला विधानसभा में नतीजे क्या होंगे, लेकिन अरीबा खान ने बातचीत करके ये साफ तौर पर बता दिया कि पिता की विरासत को वो न केवल आगे बढ़ाएंगी बल्कि अपने तौर पर राजनीति को नए आयाम पर ले जाने का उनका मादा भी है और वो यही चाहती भी हैं। शायद यही वजह है कि सिटिंग पार्षद के बतौर वो चुनाव में ताल ठोकेंगी। अब देखना यह है कि मौजूदा पार्षद क्या विधायक बन पाती है और 2 बार के विधायक अमानतुल्लाह खान को टक्कर दे पाती है। बीजेपी से मनीष चौधरी लड़ रहे हैं। आपको बता दूं ओखला विधानसभा में 55% मुस्लिम हैं और जाहिर तौर पर यही तय करते हैं कि उस सीट से कौन जीतेगा। लेकिन एआईएमआईएम को बिना किसी टक्कर में नहीं बताने वाली अरीबा, क्या मुस्तफाबाद में वह एआईएमआईएम का फैक्टर कैसा होगा? तो ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन साफ तौर पर एक राजनीति को नया आयाम देते हुए